हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th दैट इज़ सिविक्स। ओके, सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर ये पढ़ लिया तो एक एक क्वेश्चन आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिख देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो पावर शेयरिंग मतलब सत्ता की साझेदारी। सत्ता को कैसे साझेदारी में लाया जाता है, जैसे कि हम आजकल अपने घरों में काम को बांट लेते हैं, वैसे ही सत्ता कैसे साझेदारी में काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका जैसे कि हम जानते हैं एक हमारा पड़ोसी आइलैंड है, मुल्क है, कंट्री है, जो भी कह सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है मेजर सबसे बड़ा कास्ट ग्रुप कौन सा था। तो सबसे बड़ा कास्ट ग्रुप श्रीलंका के अंदर है सिंहाला और तमिल। कौन है भाई? सिंहाला और तमिल। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सिंहाला याद रखिए 74% है श्रीलंका के अंदर और तमिल 18% है, जिसके अंदर 13% श्रीलंकन तमिल हैं और 5% इंडियन तमिल हो सकते हैं, जो प्लांटेशन के दौरान ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर प्लांटेशन वर्क जब करने गए थे तो वहाँ के होकर रह गए, तो वो भी तमिल हैं यहाँ पर कुछ। तो 74% सिन्हाला हैं और 18% तमिल हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 2 कहता है मॉडर्न डेमोक्रेसी मेंटेन चेक एंड बैलेंस सिस्टम, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। अब देखिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है, मॉडर्न डेमोक्रेसी है। 1947 के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया। अब हमारे यहाँ पर जो शेयरिंग हमारा अरेंजमेंट होता है डेमोक्रेसी के अंदर, चेक एंड बैलेंस सिस्टम का, तो वर्टिकल पावर नहीं होती है बल्कि हॉरिजॉन्टल पावर है। वर्टिकल पावर में क्या होता है, ऊपर वाला नीचे वाले को ऑर्डर देता है, नीचे वाला ऊपर वाले को ऑर्डर नहीं दे सकता। सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी या ऑफिस होते हैं, इसमें आप एक सीईओ अपने नीचे वाले को ऑर्डर देता है, मैनेजर को या किसी और को, मगर हॉरिजॉन्टल पावर में ऐसा नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसका। इंडिया में 3 तरीके से पावर शेयरिंग होती है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो ऑप्शन नंबर बी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों एक दूसरे से चेक एंड बैलेंस सिस्टम रख सकती हैं। ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से नहीं पूछ सकता या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब हॉरिजॉन्टल पावर हैं, एक ही लेवल पर काम करती हैं, सब एक ही लेवल पर काम करते हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है स्टेट बताइए एनी वन स्टेप टेकन इन बेल्जियम टू रूल आउट द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। बेल्जियम, जैसे कि हमने देखा था, बेल्जियम एक ऐसा यूरोप का एक छोटी सी कंट्री है जो हमारे हिंदुस्तान के हरियाणा के बराबर है, और इसके अंदर 2 कम्युनिटी रहती हैं, एक रहती हैं डच स्पीकिंग पीपल और एक रहता है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। तो सवाल ये पूछ रहा है क्या बेल्जियम ने क्या अपना स्टेप लिया, क्या अपना उन्होंने कदम बढ़ाया अपने रीजनल डिफरेंसेस को और करंट कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो जैसे कि बुक में हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग में लिखा हुआ है 1970 और 1993 के दौरान, ये 23 ईयर्स का गैप जो है, यहाँ पर बेल्जियम ने अपना 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लेकर आया। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा, जो इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल है सेंट्रल गवर्नमेंट में, सो सिंगल कम्युनिटी कैन नॉट मेक डिसीजन, यानी कि हम जो सेंटर में ज़्यादा है उनको हम स्टेट में भी उनको हम इक्वलिटी देंगे, और जो स्टेट में ज़्यादा है उनको हम अपनी कैपिटल ब्रुसेल्स में भी इक्वलिटी देंगे। तो सबको इनको बराबर बराबर रखा गया था। ठीक है, तो 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया था बेल्जियम का, तब जाके इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को, रीजनल और डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को अलग यानी कि हटा पाए थे या कहे ख़त्म कर पाए थे। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द फीलिंग ऑफ एलिनेशन डेवलप अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। सवाल ये कह रहा है कि श्रीलंकन तमिल जो कि 18% हैं, इनके अंदर कैसी फीलिंग डेवलप हो रही थी, कैसी
मुश्किलातें पैदा हो रही थी इनके अंदर, तो एक एक्ट आया था श्रीलंकन गवर्नमेंट, यानी कि उस टाइम पर हम कहते थे सिन्हालास गवर्नमेंट। 1956 में ये एक्ट पास हुआ था सिन्हाला गवर्नमेंट ने, तो जिसकी वजह से श्रीलंकन तमिल जो कि 18% थे, माइनॉरिटी में थे, इनके अंदर एक अच्छी भावना पैदा नहीं हो रही थी। वो अपने आप को एक इन्फीरियर फील करने लगे थे। उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसको बुद्धिस्ट सिन्हाला लीड करते हैं लीडर हैं उनके, वो उनकी अपनी लैंग्वेज और कल्चर के लिए सेंसिटिव हैं अपनी, यानी कि वो सिर्फ सिन्हाला को ही इम्पोर्टेंट देते हैं। और वो ये भी सोचते थे, कौन, श्रीलंकन तमिल ये भी सोचते हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो उनको पॉलिटिकल राइट को डिनाई करती हैं और उनके लिए जॉब अवेलेबल नहीं है और उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया जाता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट। तो 1956 में जो कानून आया था, इवन ये भी कह दिया गया था कि जॉब किसके लिए होंगी, सिन्हालास के लिए होंगी, और जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको सिन्हालाई लैंग्वेज बोलनी है, तमिल लैंग्वेज नहीं बोलनी है। तो सारी जो सिन्हाला थे वो मेजॉरिटी में थे, तो वो अपना सब कुछ उनके ऊपर थोपते थे, उनको दबा कर रखते थे। ठीक है, एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबा रही थी श्रीलंका के अंदर। ये श्रीलंका की कहानी थी। फिर सिविल वॉर भी छिड़ गया था इसकी वजह से। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, तो कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म एज प्रैक्टिस इन श्रीलंका, यानी कि मेजॉरिटी कैसे प्रैक्टिस होती थी श्रीलंका के अंदर। ठीक है, तो देखिए मेजॉरिटी कैसे प्रैक्टिस में आती थी। अब यहाँ पे आंसर देखिए क्या लिखा है, द डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी टू रूल द कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स टोटली डिस रिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन नोन एज मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को ख़त्म कर देना, या उनकी विश या उनकी नीड क्या है, उनको सम्मान नहीं देना, उनके बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। तो सिन्हाला ग्रुप भी श्रीलंका के अंदर यही कर रहा था। जो मेजॉरिटी में था उनकी, जाहिर सी बात है जब वो मेजॉरिटी में है तो उनकी गवर्नमेंट भी उन्हीं की फॉर्म होगी। तो 1956 में सिन्हाला गवर्नमेंट, जो यानी कि श्रीलंकन गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या करा था, एक एक्ट पास करा और कहा कि सिन्हाला ही श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, यानी कि ऑफिस में काम करने के लिए आपको सिन्हाला ही बोलना पड़ेगा। सिन्हाला गवर्नमेंट अपनी जॉब में प्रेफरेंस देते थे और बहुत सारे बेनिफिट उनको मिलते थे। सिन्हाला ने श्रीलंकन तमिल के इंटरेस्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, या कहें दबा दिया था। इसी को हम कहते हैं मेजॉरिटी का माइनॉरिटी के ऊपर अपना प्रभाव जमाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर कहता है वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। पावर शेयरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि पावर को डिवाइड कर देना। ठीक, पावर शेयरिंग क्या होती है, डिज़ायरेबल क्यों है, क्यों ज़रूरी होता है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रगल्स बिटवीन सोशल ग्रुप और कम्युनिटीज़। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि हमने बेल्जियम के अंदर देखा था, उन्होंने 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, यानी कि चेंज किया, उसमें बदलाव किए। तो वहाँ से क्या हुआ, कम्युनिटीज़ के अंदर, सोशल ग्रुप के अंदर स्ट्रगल और उनकी जो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा था वो ख़त्म हो गया, या कहें कम हो गया। तो दूसरी चीज़ क्या है, जो डेमोक्रेटिक रूल होता है वो पावर शेयरिंग करता है, जिसकी वजह से हमारा एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर हावी नहीं हो पाता, या अपना प्रभाव नहीं डाल पाता, या इम्पैक्ट नहीं डाल पाता। डेमोक्रेसी के अंदर सब लोग बराबर होते हैं, क्योंकि उनके पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज़ का ऑप्शन होता है, यानी कि हर 5 साल के बाद वो अपने नेता को बदल सकते हैं अगर वो उनके अकॉर्ड काम ना करे। पीपल के पास राइट होती है कि वो गवर्नमेंट को कैसे चलाएंगे, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, क्योंकि उनके पास राइट टू वोट है। तो इसीलिए पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल होती है। और ये हिंदुस्तान के अंदर डेटा भी कहता है कि हर 5 साल के बाद जब इलेक्शन आता है तो 1/3 लगभग 1/3 नेता जो है चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो पब्लिक के अकॉर्डिंगली काम नहीं करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज़ द अनदर पॉपुलर नेम ऑफ रूरल गवर्नमेंट इन इंडिया। रूरल गवर्नमेंट, गांव की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो पंचायती राज आया था 1993 में, अमेंडमेंट होकर 74th और 75th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इंडियन गवर्नमेंट का। 74th अमेंडमेंट एक्ट था रूरल गवर्नमेंट के लिए और 75th अमेंडमेंट था अर्बन गवर्नमेंट के लिए, जिसको हम कहते हैं जैसे अलीगढ़ नगर निगम हो गया हमारा। ठीक, तो अनदर पॉपुलर नेम ऑफ रूरल पंचायत गवर्नमेंट इंडिया इज पंचायती राज सिस्टम। अगला कहता है व्हाट इज़ मेंट बाय मेजॉरिटेरियनिज्म। ये फिर से आगे सन 2016 में सवाल आया। तो मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी एक ऐसी
माइनॉरिटी कम्युनिटी के विशेष को और नीड को डिसरिगार्ड कर देती है, डिनाई कर देती है, उसको कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक, अब कहता है व्हाट इज मीन बाय द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। चेक मानी चेक करना, रोकना चीज़ों को, बैलेंस मानी बैलेंस करना, यानी कि उनको चेक करके बैलेंस करना। कैसे? जैसे कि हमारी एक चेक बुक होती है, उसको चेक करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब हर जैसे हमारे मुनीम होते हैं वो चेक करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस विच इज़ मेनली यूज टू रिस्ट्रिक्ट देयर पावर। अब जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बिल पास होता है तो पहले वो जाता है लोकसभा के अंदर, फिर राज्यसभा के अंदर जाता है, फिर राष्ट्रपति उसको पढ़ता है, राष्ट्रपति पढ़ता है, फिर उसको साइन करता है, पास होगा या नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति चाहता है तो उसको वापस कर सकता है कि अपने सुझाव दे सकता है इसमें कुछ चेंज करिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हमारे चेक एंड बैलेंस सिस्टम। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हॉरिजॉन्टल पावर पे ना कि वर्टिकल पावर पर है। ठीक है, अगर वर्टिकल पावर होता तो आप ऊपर से नीचे तो भेज सकते हैं चीज़ों को, मगर नीचे से ऊपर नहीं भेज सकते थे, तो ये है वर्टिकल पावर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पावर में क्या होता है, आप एक दूसरे को सलाह दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे 7 क्वेश्चन थे पावर शेयरिंग के। इसको बहुत बहुत अच्छे से पढ़िए और अपने नोट्स तैयार करिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हैं ये सब, पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, 7 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 2 MCQ थे, 5 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।